नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साइड स्टोरी पे। आज हमारे बीच वो लड़की है जो कुछ समय पहले समाचार पत्रों में छाई हुई थी, जिन्होंने पामोरी जैसी चोटी फतेह करके हिमाचल का नाम पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में रोशन किया। हमारे बीच में है बलजीत कौर और आज हम अपनी साइड स्टोरी पर लेकर आए हैं बलजीत जी की मेन स्टोरी। बलजीत जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका कार्यक्रम साइड स्टोरी पे। धन्यवाद मैम, आपने इतना अच्छा मौका दिया मुझे। जी, बलजीत जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आपके बारे में, आप कहाँ से हैं, क्या करती हैं, और जो आपका संघर्ष है उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी। जी मैम, मैं सोलन डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव ममलेग या पंजरोल गांव से हूँ। और मेरे संघर्ष की और बात की जाए तो पहले मुझे माउंटेनियरिंग के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। तो मुझे इंट्रोड्यूस भी ऐसे करवाया गया था कि मैंने एक न्यूज़पेपर में जस्ट ऐसे ही आर्टिकल पढ़ा था कि किसी लड़की ने एवरेस्ट फतेह किया है। एंड लास्ट में एक अमाउंट छोटा मतलब ऐसा अमाउंट लिखा था जिसमें 25 लाख से लेकर 30 लाख तक का अमाउंट लिखा था। तो आई थॉट कि हमें नहीं मिलेगा ये मौका। और हम तो कहाँ हम मतलब हमारे घर में मतलब मैं सच बात बताऊँ तो हमने जब मैं 5वीं कक्षा में थी तो मुझे याद है तब मैंने खेतों में काम करके और सरसों की गुच्छियाँ बना के लाइक ऐसे बेचना शुरू कर दिया था, सेल करना शुरू कर दिया था लाइक। तो इनकम थोड़ा बहुत कर तो मेरे लिए अमाउंट बहुत बड़ा था। तो मैं इतना बड़ा अमाउंट कैसे कर पाऊँगी? तो यही सोच के मैंने वो न्यूज़पेपर मतलब ऐसे साइड में अपनी बहन को मैं खाना बना रही थी उस टाइम सुबह ब्रेकफास्ट, तो रैप करके उसमें क्योंकि अखबार में रैप करते हैं ना गाँव के लोग वैसे ही होता है अखबार, फॉइल पेपर पता ही नहीं था। तो वैसे करके उसे भेज दिया स्कूल। लेकिन वो शाम को वही न्यूज़पेपर मेरे घर पे आ गया। मेरी बहन मतलब लेके आ गई उसे सँभाल के, ऐसे ही पता नहीं क्यों। तो मैंने उसको बोला यार क्या मतलब डस्टबिन में डाल दी थी। फिर भी मैंने एक बार फिर पढ़ा वो आर्टिकल एंड उसके ठीक आई थिंक मेरा रिज़ल्ट आया +2 का एंड मुझे एडमिशन मिला पीजी कॉलेज सोलन में। मैंने एनसीसी रखा, एनसीसी में फिर एक एवरेस्ट जो फर्स्ट एनसीसी गर्ल्स एक्सपीडिशन था एवरेस्ट का 2016 का होने जाना था जो, तो उसका सिलेक्शन चल रहा था। तो फिर मैंने भी अप्लाई कर दिया, लेकिन किसी को भी कंफर्म नहीं था, पता किसी को भी नहीं था कि एवरेस्ट के लिए हो रहा है। सिर्फ इतना पता था कि माउंटेनियरिंग है कुछ, ठीक है? सिर्फ इतना पता था, इवन हमारे सीनियर्स को भी, क्योंकि पता ही नहीं है सोलन में किसी को कि माउंटेनियरिंग क्या है, उस टाइम पे बिल्कुल पता नहीं था। तो कुछ लोगों को पता जो करते थे, लेकिन मेरे कॉलेज जो सीनियर थे उनको भी इतना पता नहीं था। तो फिर हमने फॉर्म फिलअप किया, 2 वैकेंसी आई थी हमारे कॉलेज के लिए, तो दोनों वैकेंसी में बहुत अच्छी हट्टी-कट्टी लड़कियाँ रख दी एंड मैंने सर को फिर भी बोला कि सर मुझे भी एक बार पार्टिसिपेट करने के लिए मौका दीजिए। तो उन्होंने बोला तू अंडरवेट चल रही है, क्योंकि उस टाइम मेरा 42 वेट था, समथिंग 40-42 के अराउंड। तो बोला अंडरवेट चल रही है, वहाँ पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग लड़की हो, थोड़ा ऐसी लड़कियाँ चाहिए जो मतलब वेट भी उठाना पड़ेगा, कम से कम 25 केजी, 25-26 केजी उठाना पड़ेगा और ऊपर-नीचे भागना पड़ेगा, तो वेट लॉस ऐसे ही हो जाएगा। तो इसमें भी जो तेरा 42 किलो है, वो भी तेरा कहीं 30 भी ना आ जाए तुम्हें ऐसा। तो उन्होंने मेरा मज़ाक मतलब उन्होंने मुझे ऐसा बोला, तो मुझे लगा कि सर आप उसकी टेंशन छोड़ो, आप मुझे चांस दो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुझे रिज़र्व में डालते हैं एंड तुम्हें देखते हैं कि क्या होता है। तो फिर वही कि रिज़र्व में डाला। मुझे अच्छे से याद है मेरा अक्टूबर-नवंबर में लोग सोते हैं और मैं सुबह 4:30 बजे उठ के रनिंग करती थी। उस सड़क पे सुनसान सड़क पे मुझे सिर्फ़ आवारा कुत्ते दिखते थे और एक मैं। तो मुझे लगता था कि ये क्या हो रहा है? पर इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी, बॉन्डिंग हो गई थी उन स्ट्रीट डॉग से भी मेरी कि मतलब सीरियसली मैं जब जाती थी तो वो भी मेरे पीछे रन करते थे एंड मुझे लास्ट मूव जहाँ तक मेरा पॉइंट था रन करना वहाँ तक छोड़ के आएँगे, देन वो भी मेरे साथ रन करेंगे। तो मतलब इतनी सिक्योरिटी भी मुझे ऐसा मिल रही थी कि अरे इतनी अच्छी सिक्योरिटी मिल रही है, मतलब 4-5 डॉग्स हैं मेरे साथ एंड रन कर रहे हैं। तो मतलब बहुत अच्छा सफ़र था ये वाला एंड फाइनली कुछ कारणवश मेरे दोनों पार्टनर्स को जो मेरे साथ थे, लड़कियाँ जिनका सिलेक्शन था जो मतलब कन्फर्म थे वो ना, उनको किसी न किसी वज़ह से क्विट करना पड़ा, किसी का टूर्नामेंट था, इस तरह से उनको कहीं और बिज़ी थे वो, तो इसलिए वो नहीं जा पाए। तो अनफॉर्चुनेटली मौका मुझे मिल गया। तो फिर बेसिक कोर्स हुआ, बेसिक कोर्स हमारा जनवरी में हुआ था 2015 में। फिर उसके बाद देव टिब्बा हमने क्लाइंब किया, यहाँ पे मनाली में ही है। फिर त्रिशूल, फिर सियाचिन ग्लेशियर 2016 में जनवरी के महीने में गए।
फिर उसके बाद फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ एवरेस्ट के लिए। एंड हम 10 लड़कियां थी ऑल इंडिया से जिनका एवरेस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ था। और उस टाइम पे मैं 19 साल की थी। एंड मुझे बहुत प्राउड फील होता था कि इतनी छोटी उम्र में सब बोलते थे, लेकिन मतलब ऐसा होता था कि हाँ सच में कुछ करने जा रहे हैं, पर उस टाइम फील नहीं होता था क्योंकि हम सोचते थे ऐसे ही है। बातें फील तब हुआ जब हम एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचे कि अरे ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो कर दिया हमने ऐसा। फिर सब कुछ बहुत अच्छा लगा, बहुत शानदार। एक्चुअली हमारी ट्रेनिंग इतनी टफ थी ना मैम, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि ये सारा जो करा रहे थे वो सारे आर्मी इंस्ट्रक्टर थे। ठीक है, तो कर्नल गौरव कार्की हमारे लीडर थे। ठीक है, तो उसी साथ मेजर दीपिका राठौर हमारे साथ थी, और विशाल अहलावत सर हमारे साथ थे, लेफ्टिनेंट। डॉक्टर इतने अच्छे थे, मतलब इंस्ट्रक्टर, मतलब सब एकदम वेल प्रिपेयर्ड थे। उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर रखा था, लाइक अच्छे अच्छे एक्सपीडिशन किए थे। तो रगड़ा पट्टी तो अच्छी वाली लगी थी हमारी। तो एवरेस्ट हुआ, लेकिन मेरे सभी पार्टनर्स का एवरेस्ट सबमिट हो गया एक्सेप्ट मी। मेरा एवरेस्ट सबमिट नहीं हुआ। मैं 300 मीटर पीछे से वापस आई क्योंकि मेरा जो ऑक्सीजन मास्क था वो ब्लॉक हो गया और मुझे वहां से वापस आना पड़ा। तो फिर ये ड्रीम टूट गया। क्योंकि एक मिडिल फैमिली के एकदम ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि एवरेस्ट हो जाएगा तो मुझे हो सकता है मेरी सरकार मुझसे मुझे हेल्प मिलेगा, मुझे जॉब मिल जाएगी, मेरे भाई बहन पढ़ेंगे अच्छा, मेरे माँ बाप बेचारे इतना घर में काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा मेरी तरफ से। लाइक मैं बड़ी हूँ घर में, तो मेरे घर में मतलब लड़का समझा जाता है मुझे ना। अब मुझे ना बहुत प्राउड फील होता है कि मैं ऐसी फैमिली में पैदा हुई जहाँ ना मतलब मुझे मेरी पेरेंट्स और मेरा जो मतलब मेरी मम्मा के साथ मेरा रिश्ता है वो माँ बेटी का नहीं है, वो बेस्ट फ्रेंड का रिश्ता है हम दोनों का। तो उन्होंने मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस किए, मेरे पापा मम्मी ने दोनों ने, मतलब बहुत ज्यादा। तो मैं कभी भूल नहीं सकती। तो ऐसा था कि घर वाले फुल मतलब स्पोर्ट में थे, क्योंकि मैं 5वीं क्लास से मैंने खेलना शुरू कर दिया था टूर्नामेंट मेरा। तो मेरा घूमना फिरना चला ही रहा फिर तब से लेकर। तो उनको ऐसा था कि अभी खुद संभाल लेगी, ऐसा ट्रस्ट था उन्हें बहुत ज्यादा मुझ पे। फिर उसके बाद तो ऐसा ही है। फिर 1-2 साल मैंने प्राइवेट में ही जॉब किया, क्योंकि माउंटेनियरिंग में आपको मालूम, आपको पता ही लग गया कि इतने पैसे लगते हैं। मैं आपको बताया कि 30 लाख रुपए एवरेस्ट के लिए है, और जो इसका इक्विपमेंट्स आते हैं क्लाइंबिंग के वो 5 से 6 लाख के बीच में आता है। तो मतलब आप समझ लीजिए कि इतना एक्सपेंसिव आपने एडवेंचर चूज कर लिया है, तो ये एकदम से तो पूरा नहीं होगा। तो फिर मैं हारी नहीं। एक भी ऐसी रात नहीं थी जब मैं अपने सोचती थी कि मुझे एक और मौका मिलना चाहिए, मुझे एक और मौका चाहिए। एक भी ऐसी रात नहीं थी जब मुझे ना मतलब नींद नहीं आती। मैं सीरियसली बताऊँ, मुझे आज भी नींद नहीं आती है, क्योंकि मुझे लगता है कि नींद का है ही नहीं मतलब मेरी लाइफ में तो। तो मतलब पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती थी कि बात करने के लिए कोई था नहीं। पेरेंट्स को ये बता नहीं सकते क्योंकि वो समझेंगे नहीं, क्योंकि वो गाँव के, उन्हें पता नहीं है जो मैं करना चाहती हूँ लाइफ में। और मेरे भाई-बहन, फ्रेंड्स लोगों को भी पता नहीं था इतना, किससे बात करूँ? तो अकेले ही पूरी रात सोचते रहना है कि क्या करूँ? डायरी पे लिखते रहना है कि अब मुझे ये करना है, ये करना है। बट वो सारे प्लान अधूरे के अधूरे। सुबह रनिंग करने उठना है, रनिंग करना है, जाना है, जिम जाना है शाम को, सुबह भी रनिंग है, शाम को भी रनिंग है, फिर जिम है। मतलब वर्क का मतलब जो मेरा हार्ड वर्क था या फिर आप मेहनत बोल सकते हो, वो मैं कर रही थी। लेकिन एक वो रास्ता नहीं मिल रहा था कि मैं जाऊँ किससे, बात किससे करूँ, अप्रोच किससे करूँ, समझ नहीं आ रहा था। और अगर मैं किसी से बात भी करूँ तो वो सीधा बोलते थे कि क्यों करे तुम्हें? क्या मिलेगा हमें? बिल्कुल, ऐसा तो बिल्कुल। देखिए बलजीत जी, हम सब सिर्फ सुनते हैं, पढ़ते हैं कि जो पर्वतारोहण करते हैं, जो इतनी बड़ी-बड़ी ऊँची चोटियों पे जाते हैं, तो हम तो केवल नाम ही पढ़ते हैं, पर किस तरह की कठिनाइयाँ आपको वहाँ पे पेश आती है? किस तरह के आपको संघर्ष से गुज़रना पड़ता है, इतनी हाइट पे पहुँच के? मतलब शारीरिक तौर पे खुद को इतना पहले तो बहुत मुश्किल होता है अपने आप को तैयार करना, आंतरिक तौर पे कि हमको जाना है। हम जैसों की तो हिम्मत ही पहले ही हार जाते हैं हम। और उसके बाद आपके ऊपर तो कह सकते हैं कि आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, और ऐसे में जब इतना खर्चा होता है पर्वतारोहण के लिए, ये सपना देखना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए आपकी हिम्मत का मतलब क्या स्रोत रहा है, और जो आपने संघर्ष जब आप चढ़ते हैं तो किस तरह की कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ता है? मैम कठिनाइयाँ तो बहुत आती है क्लाइंबिंग करने में। पहले मुझे भी मज़ा आ रहा था, कोर्स में मज़ा आया।
कि हमने बेसिक में ऐसे, क्योंकि एक्चुअली हम पहाड़ी हैं, तो ऊपर नीचे जाना आना हमारा लगा रहता है। तो औरों के पास गाड़ियां हैं, तो अपना राशन जो डिपू से आता है आपका राशन, ठीक है, तो वो राशन तो गाड़ियों से आ जाता है लोगों के। लेकिन हमारे में ऐसा नहीं था। हमारे पापा मम्मी क्या करते थे कि डिपू का जो राशन होगा लेके रख देंगे दुकान पे, और हमें बोल देंगे पहले कि आज डिपू का राशन उस दुकान पे रखा है, चुपचाप लेके आना जब स्कूल से आओ। एक तो पीठ पे अपना बसता है, ऊपर से डिपू का सामान है वो भी सर पे लेके आना है। तो आप वो अप डाउन वो रोज का था। तो मैं अपनी, हाँ ठीक है, मुझे थोड़ा सा पहले से आदत थी, मेरे पापा बहुत ही ज्यादा एक्टिव है और वो मुझे हमेशा रनिंग के लिए उठाते थे कि उठ रन करने जा। मेरी मम्मा, मतलब सोने का नाम नहीं है, बचपन से नहीं है। तो मुझे अभी भी याद है कि सीजन के टाइम, जैसे अभी तो गर्मियों में जो है सीजन लगता है, थोड़ा सा मिर्च वगैरह लगाती हूँ, तो मुझे याद है अच्छे से कि 3 बजे में उठा देते थे सुबह पानी लाने के लिए बावड़ी से, क्योंकि हमारे इतना थोड़ा सूखा पड़ता है वहां पे, मतलब इतना भी मतलब बारिश नहीं होती है, अच्छा ना। तो हम बावड़ी से हम मतलब उठाना है हमें 3 बजे, और बावड़ी से हम पानी लेके आएंगे। तो हमारी नींद तब खुलती थी जब हमारे सर पे ठंडे पानी की वो छलकती थी। 15 लीटर की एक, उसे आप गैलन बोल दो या फिर उसको कुछ बर्तन बोल दो, जो 15 लीटर का हमारे सर पे ऐसा गर्दन में, इतना इतना नहीं है जोर, जब वो छलकेगा ना तब नींद खुलती। ओहो, सुबह हो गई है। तो लाइक ऐसा भी ऐसा भी देखा है हमने। तो मतलब इतना मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग से पहले से थी। और रही बात वहां पे जाने के बाद क्या दिक्कत आई, सबसे बड़ी अल्टीट्यूड। आपकी जैसे भी आप अल्टीट्यूड में चलते हो, आपकी जो ऑक्सीजन लेवल है वो थिन होते जाती है, तो आपको सांस लेने में, ब्रीथ करने में थोड़ा दिक्कत होती है, ठीक है। लेकिन उसमें भी थोड़ा ठीक है होती है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत कर देते थे, एडजस्ट हो रहे थे हम उस माहौल में। एक वो हो गया। उसके बाद आपको ठंड इतनी होती है कि मैंने पहली बार स्नोफॉल होते देखा था। मतलब मेरे पहली बार ही मैं खुश इस बात से थी कि मैंने पहली बार बर्फ देखी। मैं इस बात से खुश थी। लोग वहां पे ठिठुर रहे थे, ऑब्वियसली -19 टेम्परेचर, आप सोचो तो आपको क्या होगा -19 में, मतलब ठिठुर जाएगा, ठीक है। तो आपको अपना बॉडी आपको वार्म रखनी है, तो आपको चलते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा। तो मेरे उस्ताद लोग थे, उनमें से मुझे बलकार सिंह उस्ताद का नाम याद है। तो मुझे पता क्या बोला, तो जितना तू बर्फ में काम करेगी ना तो कभी ठंडी नहीं पड़ेगी। और लिटरली यही होता है। मैं जब भी जाती थी एक्सपीडिशन, मतलब जितने भी एक्सपीडिशन किए, मैं सबसे लास्ट में शायद मैं स्टोव जलाती रहती थी, क्योंकि स्टोव पे खाना बनता है ना, वहां पे गैस तो नहीं होगा। तो स्टोव जलाना है, फिर सबके लिए पानी गर्म करना है बॉटल्स के लिए, और भी लड़कियां हैं ना बहुत सारी हमारे साथ उस टाइम पे, तो गर्म करना है। मतलब मुझे तो मजा आ रहा था वो, सीरियसली मैं अंदर से इंजॉय कर रही थी। मुझे ऐसा नहीं था कि क्यों करवा रहे मुझसे काम, नहीं, मैं अंदर से इंजॉय कर रही थी कि ये लाइफ ना मेरी उस लाइफ से अच्छी है। जो खेतों में एकदम उठो और दिन रात एक करो, भाई उस लाइफ से तो अच्छी है। स्टार्टिंग में ऐसा लगा। बट धीरे धीरे जब वो आगे थोड़ा सा और बढ़ते रहे, तब लगा कि ये तो बहुत डेंजरस हुआ है। क्योंकि वहां पे ऐसा था कि अवलांच कब कब ऊपर से आपका आइसबर्गर या फिर कुछ भी ऐसा टूट जाए, ग्लेशियर या कुछ कभी भी ऊपर से आ सकता है, अवलांच कभी हो सकता है, कभी तुम दब सकते हो, कभी तुम खत्म हो जाओगे। देन उसके बाद आपको लगा कि चलो ठीक है, इससे तो चलो कर लेंगे, क्योंकि हमें बताया था कि ऐसे माउथ बनाना और अपने आप को थोड़ा सा देखना, रन करना, ये करना, सब कुछ हमें बताया गया था। लेकिन फिर भी डर रहता है ना। फिर उसके बाद क्रेवास, क्रेवास हिडन क्रेवास, यानी आपको पता ही नहीं है कि आपके आगे आने वाला है। जैसे एक गड्ढा होता है ना, गहरा गड्ढा, एक जैसे डिवाइड हो जाती है, जैसे जमीन डिवाइड हो जाती है, बीच में एक ऐसा गड्ढा हो जाता है, उसी तरह से बर्फ में पूरा इस तरह से डिवाइड हो जाती है। एंड डीप, बिल्कुल डीप करके उसमें मतलब गड्ढा समझ लो, वो इतना गहरा आपको पता नहीं है। तो अगर उसमें चले गए तो मतलब कुछ पता ही नहीं, आपको लाइफ का पता ही नहीं है कि कब क्या होने वाला है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। देन फिर सनबर्न, मेरे एक पिक अभी मैंने सोशल मीडिया पर डाली है, तो ये मेरा अभी सनबर्न हुआ है। तो क्या होता है कि इस बार तो मैंने सनस्क्रीन भी लगाया, फिर भी इतना सनबर्न हो गया। सनबर्न मीन्स लाइक कि आपका पूरा स्किन का लेयर उतर जाएगा, मतलब जल जाएगी स्किन ना। तो ये बहुत पेनफुली भी होता है थोड़ा सा कि मतलब इस तरह से, एंड लड़कियों के लिए तो और ज्यादा होता है। बट मुझे मजा इन चीजों में। बिल्कुल, आपका एक्सपीरियंस सुन के तो हमें भी डर लग रहा है, मतलब इतना खतरनाक एक्सपीरियंस और इतनी स्ट्रांग लड़की होना, मतलब लड़कियों के लिए तो, मतलब लड़कियों को तो ऐसा समझा जाता है कि नाजुक सी होती हैं, और ऐसे में इतनी सारी कठिनाइयों को पार करना अपने आप में ही गर्व की बात है। और मैं कह सकती हूँ कि अभी जितनी भी, कम से कम लड़कियां जितनी भी हमें देख रही होगी, उनको जरूर आप पे गर्व हो रहा होगा जितना आपने संघर्ष किया है।
और आपकी बातें सुन के हमको डर लग रहा है। बलजीत जी, क्या आपके मतलब परिवार को डर नहीं लगा जब आप पामोरी फतेह करने के लिए निकली थी तब? क्योंकि अभी हम अनजान हैं और जब आपका संघर्ष सुन रहे हैं तब हमको डर लग रहा है कि इतना खतरनाक रास्ते हैं, इतना ब्लड जो लेवल है, वो जो ब्लड फ्लो लो हो सकता है, आपका बीपी लो हो सकता है या सांस आना बंद हो सकता है। तो आपके परिवार की कैसी हालत थी, मतलब आपको अगर बताया हो? और उनका सपोर्ट कैसा रहा? मतलब कहीं न कहीं तो डर होगा, और उन्होंने किस तरह से आपको फिर भी सपोर्ट करा? देखो पहले बात तो है कि मेरे पेरेंट्स को इतना पता नहीं था कि मैं करती क्या हूँ, लेकिन उनको लोगों ने बता दिया। मैंने कभी नहीं बताया, ना मैं कभी शेयर करती हूँ उनके साथ, कि मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो डर जाए। बट उनको लोगों ने बताया तो भी मुझे याद है, पुमोरी हमारे से सबमिट नहीं हो पा रही थी, पहले वाले टाइम में सबमिट नहीं हुआ था, तो क्योंकि एक बहुत बड़ा क्रेवास हो गया और उसकी वजह से हमें पीछे आना पड़ता। तो मैंने घर पे फ़ोन किया कि यार मम्मी ऐसा हो गया और पहाड़ नहीं चढ़ा। तो मम्मी ने बोला कि देखो भोलेनाथ है ना, वो सब पहाड़ों के रखवाले हैं, भोले बसते हैं ऐसा, ठीक है? तो हर हर महादेव जो है वो बसते हैं, तो तुम शिव भगवान को ऐसा पूजा करना, ठीक है? एंड फिर मेरे को एक बात पता नहीं उन्होंने खुद से बोली कि देख तू ना ये मत सोचना कि तुझे कुछ हो जाएगा, हमारा क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये वो सो कभी मत सोचना। मैं कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि इसलिए क्योंकि अगर तू ये सोचेगी कि मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, तो स्ट्रेस लेगी, तो तुझे आने वाला जो मिशन है ना वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए तू स्ट्रेस छोड़ दे और जो जिस काम में लगी है उसी काम को कर। और मुझे बहुत प्राउड है कि मतलब मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है कि मेरी बेटी ये काम कर रही है और हमारी तरफ से बिल्कुल तुझे छूट है। इवन मैं कभी यार घर में भी ऐसा बोल देती हूँ कि पता नहीं लास्ट लास्ट टाइम तो नहीं मिल रही मैं आपसे इस तरह से, तो मेरे मम्मी बोलते तो क्या हो गया, एक बच्चा मेरे तो और दो बच्चे हैं, एक बच्चा चला गया तो देश के लिए कुर्बानी देने जा रहा है, तू तो मेरे आर्मी वाले बेटे की तरह एकदम आर्मी वाला होता है ना जैसे फौजी, तू मेरा फौजी है, अगर तू चला भी गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुशी इस बात की तूने इज्जत काम किया, इज्जत वाला काम किया, नाक नहीं कटवाई है, समथिंग लाइक दैट। तो आई थॉट मम्मी इतना जिगरा कहाँ से भैया आपको, मुझे नहीं आता आपको इतना जिगरा कहाँ से। तो मेरे को मालूम है मेरी मम्मी वो सिर्फ मेरे मुंह पे बोलती है, मेरी पीठ पीछे उनको बहुत दुख होता है, वो इसलिए मुझे मुंह पे बोलती है ताकि मैं उनकी परवाह ना करूं एंड आगे बढ़ती रहूं। पर मुझे मालूम है कि वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल है और बहुत ही मुझसे जुड़ी हैं, तो वो पापा को भी समझाती हैं, मम्मा को मतलब आपके भाई बहनों को समझाएगी, ठीक है, आस पड़ोस को समझाएगी। लोग उसको मेरी मम्मा को बोल रहे थे आपको पागल हो, एक आपने लड़की कहाँ भेज रखी है, तो मेरा मम्मी तो क्या हो गया, पूरी दुनिया कर रही है वो भी कर रही है, लाइक वो एक शेरनी का जिगरा है ना, जो मतलब मैं समझती क्या है मम्मा आप। तो मतलब मैं बोलूँ कि देखो बहुत सी चीजें हैं हमारी लाइफ में जो मतलब आपको हासिल करनी है, और वहाँ पे आपके पेरेंट्स का साथ अगर आपको मिल जाए, तो समझ लो दुनिया दुनिया की आपको हर चीज़ मिल गई है, हर चीज़। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं अभी भी अपने घर से दूर हूँ। मैं आपको बताया मैं मनाली में हूँ। जस्ट आपने फ़ोन अभी रखा है, मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए, मैं रन करके आई हूँ। तो मतलब अभी उससे पहले मेरी मम्मा कॉल था, मैंने उनको बोला कि आप मुझे कॉल मत करना 10 बजे तक, क्योंकि मेरी मीटिंग हो सकती है इसलिए। तो उन्होंने बोला ठीक है करती रह, मैं सुबह ही कॉल करूँगी। लाइक वो अंडरस्टैंडिंग एक बिल्डअप करना पेरेंट्स के साथ, वो ट्रस्ट बिल्डअप करना पेरेंट्स के लिए और पेरेंट्स के साथ, ठीक है? वो बहुत हार्ड मतलब एक रास्ता है, बट मुझे मैं बिलीव करती हूँ कि अगर आप सही हो ना, आपका मिशन एकदम टारगेट क्लियर है आपका, तो आपको कोई नहीं रोक सकता और आपके पेरेंट्स आपका डेफ़िनिटली साथ देंगे, एक ना एक दिन तो वैसा है। बिल्कुल। और मैं ये कह सकती हूँ कि जो ऐसे बोलते हैं ना, कई लोग तो कोशिश ही नहीं करते हैं, सफलता उसी को मिलती है जो कोशिश करते हैं। और साथ में जैसे आपके माता-पिता ने आपका एक इतना सपोर्ट कर रखा है, और पता नहीं वो कितनी आपको हिम्मत देते होंगे। कहीं न कहीं माता-पिता का संघर्ष हमसे भी बहुत अधिक होता है, क्योंकि अपने बच्चे को बच्चे के ऊपर इतना बड़ा रिस्क लेना सबकी बस की बात नहीं होती है। और ऊपर से जब आप उनका नाम रोशन करके आई होगी, तो उनकी जो खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा, और मुझे लगता होगा कि जो उनकी जो तपस्या है वो वहीं पे पूरी होगी होगी जब आपने उनका नाम रोशन करा। और आगे भी आप अभी बढ़ रही हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे आपके बहुत सारे प्राइजेस, बहुत सारी आपकी सफलताएं हमें देखने को मिले। बलजीत थैंक जी, अ, आने वाले कल में आपके क्या प्लान्स हैं? मतलब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? आप आगे क्या करना चाहती हैं? उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। और साथ ही
उसके लिए जो आपके फाइनेंशियल जो आपकी नीड्स है वो आप कैसे पूरी करने की प्लानिंग कर रही हैं, उसके बारे में भी थोड़ा-सा हमें बताएँ, ताकि सभी जान सकें कि किस तरह से आप आगे की तैयारी कर रहे हैं और थोड़ा आपसे प्रेरणा ले सकें। मैम, मैं मेरा फ्यूचर प्लान्स तो बहुत ही अजीबो-गरीबो है, बट मैं थोड़ा बहुत शेयर कर देती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं माउंटेनियरिंग ही करूँ और एक अच्छे लेवल पे करूँ, और मेरे पास बहुत सारे अच्छे-अच्छे आइडियाज़ हैं। और अभी मैं बता दूँ जस्ट ऐसे ही थोड़ा-सा कि मैं अभी नेक्स्ट पीक क्लाइंब करने के लिए अभी 30 अगस्त को ही मतलब ऐसे वापस आऊँगी। अभी 30 जुलाई की जा रही हूँ, 30 अगस्त को ही वापस आऊँगी। तो 1 महीने का और एक्सपीडिशन है मेरा। तो मुझे निकलना है 30 जुलाई को हमारे यहाँ से दिल्ली से लद्दाख। तो लद्दाख में मेरी पीक है। और फाइनेंशियली कितनी दिक्कत, हाँ मैम, फाइनेंशियली थोड़ा-सा मेरे पास नहीं है, मुझे मालूम है। बट आई बिलीव कि मैं मेहनत करती रहूँगी, पैसा वो ऊपर वाला देख लेगा। मुझे ऐसा है। तो मैं चाहूँगी, पर फिर भी मैं चाहूँगी कि मैं मेहनत तो कर ही रही हूँ, लेकिन मैं उन लोगों से चाहूँगी कि जो मुझे थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके से। देखो कि सब ऑब्वियसली एक स्पॉन्सरशिप एक सबसे अच्छा आइडिया है कि अगर कोई स्पॉन्सरशिप करना चाहे तो वो कर सकता है। मोस्ट वेलकम है स्पॉन्सरशिप के लिए तो मेरे पास कि ठीक है, मैं खुद का पैशन फॉलो करने के साथ-साथ आपका भी और आपकी जो भी कंपनी हो, संस्था हो, कुछ भी हो, मैं उनको भी प्रमोट करना चाहूँगी और उनको भी आगे लाना चाहूँगी। इवन आपके ही जो कंपनी में या फिर कोई भी संस्था कुछ भी है जो भी आपका जिससे आप मुझे प्रमोट करना चाहते हैं या फिर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है? तो मैं चाहूँगी कि मैं उनमें भी उनको भी वहाँ के लोगों की आपके ही फील्ड से जुड़े लोगों को भी कुछ सिखाऊँ आगे नई चीज़ें। यानी मैं उसको एक्सप्लोर करूँ। एंड खुदा ना करे मतलब ऐसा मैं चाहती हूँ कि अगर भगवान ने मेहर की, अगर रब ने मेहर की तो मैं एक ही बात बोलूँगी कि अगर मेरे को इतना लायक बनाया कि मैं अच्छे लेवल पे पहुँची और जहाँ पर मुझसे हुआ कि मैं लोगों की हेल्प करूँ, तो मैं चाहूँगी कि मेरा आने वाला जो यूथ है, मैं उनकी हेल्प कर सकूँ। क्योंकि जो स्ट्रगल मैंने देखा है 6 साल से, वो स्ट्रगल उनको ना देखना पड़े, इतना ज़्यादा स्ट्रगल, इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स और बहुत ज़्यादा बिज़नेस माइंडेड लोग हैं जैसे। क्योंकि मैं इतना बोलूँ, इवन लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी बहुत मुश्किल है, अगर वो कभी आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि आप बढ़ना चाहते हो, लेकिन 4 लोग आपकी टाँग खींचने के लिए पहले रेडी रहते हैं। तो यानी आपका मतलब मेरा मतलब ये है कि ऐसा भी होता है कई बार कि आप किसी के पास जा रहे हो, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए। वो पॉज़िटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और डेफ़िनेट मैं ये भी बोलूँगी, मुझे भी नेगेटिव बहुत ज़्यादा मिले हैं। बट चूज़ आपको करना है कि आपको किस वे में जाना है। नेगेटिव सिर्फ़ 4 दिन की खुशियाँ देगा, पॉज़िटिव ज़िंदगी भर के लिए आपको एक गर्व महसूस करवाएगा। तो आप खुद देख लीजिए आप कौन-सी साइड आपको जाना है। मुझे बहुत से लोग मिले जिन्होंने मुझसे बहुत सी चीज़ें डिमांड की, ये है, वो है, बट अ, अपना ही मेरा दिल मानता है कि मुझे ईमानदारी से काम करना है, तो मैं ईमानदारी से काम करूँगी। इवन मैंने बहुत सी जॉब छोड़ी क्योंकि उसमें थोड़ा-सा ये चलता था कि ऊपर-नीचे लाइक पार्शियलिटी चलती थी, तो इसलिए मैंने छोड़ भी दी। क्योंकि हमें गलत है, कि तो गलत है तो गलत है। मैं सही राह पे चलना चाहती हूँ तो रही सही वही है, क्योंकि अपना ही दिल नहीं मान रहा है। तो वो चीज़ एक इन छो जब अब बच्चा छोटा होता है ना, वो बच्चे में बहुत ज़्यादा होती है। और वही चीज़ हमारे यूथ में भी है। प्रॉब्लम ये है कि उनको सही हाथ नहीं मिलता आगे। तो मैं चाहूँगी कि अगर भगवान ने मुझे इतना बनाया कभी, तो मैं यूथ के लिए कुछ करूँ और जितना हो सके मैं उन बच्चों के लिए कुछ करूँ जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ़ में ना। चाहे वो जितना मर्ज़ी गरीब हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके ड्रीम बड़े हो ना, तो मैं उसका सपोर्ट कर पाऊँ। मैं ऐसा एक लेवल चाहती हूँ अपना कि मैं इतना कर सकूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। बलजीत जी, आपके लिए मेरे पास कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं मुझे कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। आपकी जो हिम्मत है, आपकी जो ताकत है, उसमें इतना बुलंद हौसले हैं कि मुझे लगता है कि ये जो स्पॉन्सरशिप और ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको बहुत आराम से लोग खुद आपके पास आएँगे कि हमें एक स्पॉन्सरशिप चाहिए या हमारी तरफ से हम करना चाहते हैं। क्योंकि हिम्मत चाहिए आगे बढ़ने। भगवान खुद ऐसे बोलते हैं कि भगवान खुद हाथ बढ़ाता है अगर आप चलते रहते हैं। तो वही बात आप में है। और दूसरी बात ये कि आप जितनी मजबूत है अंदर से, उतना ही आपका जो दिल है वो सुंदर है। आपकी सोच बहुत सुंदर है जो आप युवाओं के लिए सोच रही है करने की। जैसे बहुत सारी युवा प्रतिभा है जो कुछ ना कुछ करना चाहती है, परंतु किसी ना किसी चीज के अभाव, चाहे वो साथ का अभाव हो या पैसे का अभाव हो, जो अपनी प्रतिभा को दबा देती है।
तो ऐसे में आपका ये सोचना ही बहुत बड़ी बात है कि आप आगे जाकर उनके लिए कुछ करना चाहती हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इतनी सफलता ज़रूर प्राप्त करें कि हिमाचल की कोई भी प्रतिभा है ना, वो छुपी ना रहे, पूरे देश में नाम रोशन करे, पूरे दुनिया में नाम रोशन करे। ये हमारी भगवान से आपके लिए प्रार्थना रहेगी। थैंक यू सो बल मच। बलजीत जी, मैं ये जैसे हमारा जो कार्यक्रम है ये वैसे युवाओं पर आधारित कार्यक्रम है। इसमें हम कोशिश करते हैं युवाओं को सामने लाने की, उनकी प्रतिभा को सामने लाने की। तो ऐसे में आपने देखा है कि आजकल कुछ युवा कुछ ऐसे भी हैं जो जैसे आपने इतना हार्ड वर्क कर रही हैं, आप सुबह 4:30 बजे उठना, इतना सारा वर्कआउट करना और अपने सपनों की दिशा में बढ़ना। ऐसे में बहुत सारे युवा हैं जो गलत रास्ते को पकड़ लेते हैं या गलत राह पे मुड़ जाते हैं। तो आपकी तरफ से मैं चाहती हूँ कि आप युवाओं को कुछ संदेश दें, चाहे वो सही है या गलत, कोई ऐसा संदेश जिसको सुन के उनको लगे कि हमें भी इनकी तरह करना है, हमें भी इनकी तरह बनना है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, कोई भी क्षेत्र हो, वहां पे किस तरह से वो सफल हो सकते हैं। एक युवाओं के नाम हम चाहते हैं कि आप संदेश जरूर दें। देखिए, युवा गलत रास्ते पे जा रहे हैं, इसका एक कारण तो ये होता है कि उसको सही हाथ नहीं मिल पाता है, ठीक है? या फिर ऐसा होता है कि वो कुछ देखो, किसी को ना खुशी नहीं मिलती है कभी भी गलत राह पे चलते हुए, कभी भी कोई खुश नहीं होता। उसके पीछे कुछ ना कुछ उनकी मजबूरी रहती है। लेकिन मैं उनको एक ही बात कहना चाहूँगी, अगर ये मजबूरी आप गलत दिशा में ना समझ के सही दिशा में आए, तो ये मजबूरी ही आपको उस मुकाम पे पहुँचाएगी जिस मुकाम का मतलब आपने कभी सोचा ही नहीं है। अगर आप वो एनर्जी, वो नेगेटिव एनर्जी जो है उसे पॉजिटिव में बदल दें, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे कुछ भी। और मुझे लगता है युवाओं के लिए बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। देखिए, मुझे इतना नहीं बोलना कि आपके पेरेंट्स क्या हैं, क्या नहीं, पर इतना ज़रूर बोलूँगी, आपकी एज तो बढ़ ही रही है, लेकिन आपके माँ-बाप की भी एज बढ़ रही है और वो कुछ सोच रहे हैं कि हमारा बेटा आज नहीं तो कल, हमारी बेटी आज नहीं तो कल कुछ अच्छा करेगी। और जो आपको ये फ्रीडम मिली है ना, इस फ्रीडम का सही से यूज़ कीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि नशा एकदम नहीं छोड़ पाएँगे, गलत आदतें एकदम नहीं छोड़ पाएँगे। मैं उनको बोलूँगी कि देखो, नशा बुरी चीज़ भी नहीं है, ठीक है? और एक लिमिट में हो। अगर उस लिमिट को आप रखें, तो अपने आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो खत्म भी हो जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो मतलब ठीक है, वो एडिक्टेड है थोड़ी चीज़ों के, ठीक है? तो लेकिन मैंने एक बार एक लड़के को टोका था, मेरा अच्छे दोस्त है। मैंने उसे बोला था कि यार ये बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा तो उसने मुझे सिर्फ़ एक रिप्लाई किया कि बलजीत तू एक माउंटेन में है यार, इससे चिल आउट होता है ऐसा लाइक चिल होता है। तो मैंने उसको बोला अगर तुम इसे रियल चिल मानते हो ना, तो आई थिंक ये गलत है। क्योंकि ये चिल तो तुम्हें घर में भी मिल जाएगा, लेकिन तुम तो पहाड़ों में आए हो ना, तो यहाँ पहाड़ों की खूबसूरती देखो, इसे चिल करने बोलता है। तो मैंने उनको एक ही बात बोला कि देखो ये तुम ना थोड़ा-सा लिमिट में करो, ये ओवर एक्सेस हो रहा है, थोड़ा-सा मैं लिमिट में करो। उसे लिमिट में किया, देन धीरे-धीरे उसको खुद ही अंदर से एक अलग सी कुछ ऐसी आवाज़ आ गई कि उसने खुद छोड़ दिया। मैंने सिर्फ एक बार बोला कि लिमिट में कर। उसने जब ये सोचा कि जब मैं इसे लिमिट में कर सकता हूँ, तो मैं इसे छोड़ भी सकता हूँ। तो उसने वो छोड़ ही दिया, वो अपने आप छूट गया। मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ना ही उसके पेरेंट्स को ज़रूरत पड़ी। इवन उसके पेरेंट्स मेरे बहुत अच्छे आंटी अंकल बहुत अच्छे मानते हैं। उसने मुझे कॉल करके बोले कि आप आपकी वजह से मेरे बेटे ने छोड़ा। मैंने बोला नहीं, आपके बेटे के अंदर एक शक्ति है, वो शक्ति ये है कि वो अपने इरादों से डगमगाएगा नहीं। एक डिसीज़न लेने की शक्ति है, तो उसने छोड़ दिया। तो देखिए, कुछ भी गलत नहीं होता मैम, कुछ भी गलत नहीं होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उससे एक मैनेज नहीं कर पाते चीज़ों को। तब वो या तो जब चीज़ें एक्सेस में हो जाती है तब वो गलत होता है, जब चीज़ें लेवल पे नहीं आती तब गलत होता है। तो इसलिए मैं एक ही बात बोलूँगी युवाओं को, देखिए अभी तो आप जो मर्ज़ी करें कि मतलब कर रहे हो जैसा भी है, लेकिन ये सोचो कि आपके आने वाला जो कल है वो बिल्कुल मतलब बिल्कुल अंधकार में है। तो उस अंधकार को करने के लिए, दूर हटाने के लिए आपको ये अपने फ्यूचर के लिए सोचना होगा और आगे बढ़ना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा देश आज इसलिए खत्म हो रहा है क्योंकि वो नशे की ओर भाग रहा है। आप जो मर्ज़ी बोलो, आज बहुत से लोग मैंने सुना है बहुत से ऐसे बोलते हैं कि नशा ऐसा है, वैसा है। पर मैं सच में बोलूँ कि हमारे युवाओं को खोखला कर चुका है अंदर से। अगर आज कुछ भी हमारे देश पे ना हो ऐसा कभी भी, लेकिन हमारे देश पे कुछ ऐसी भी मुसीबत पड़ जाए कि हम युवाओं को आगे आना पड़े, तो मुझे लगता है कितने लोग आगे आएँगे और आगे आएँगे तो कितना सामना कर पाएँगे उस चीज़ का। क्योंकि वो खुद से अंदर से ही खत्म है।
क्योंकि अगर 2 दिन अगर जैसे लॉकडाउन बंद था, तो इतने सारे दारू के ठेके सब कुछ बंद थे, लोग पागल हो गए थे, लोग पागल बोलते हैं ना, सिर्फ पागल। तो अगर ऐसी मुसीबत हमारे देश पे आए तो कितने लोग आगे आएंगे, कितने लोग। तो अगर आगे आएंगे तो कब तक टिक पाएंगे, क्या वो रह पाएंगे इन चीजों के बिना, क्या मुकाबला कर पाएंगे हम दुश्मनों का। ये बिल्कुल सही। बहुत से क्वेश्चंस हैं जो हमें देखने पड़ेंगे और सुनने पड़ेंगे और सोचने पड़ेंगे, इनके बारे में बहुत डीपली हमें समझना पड़ेगा। और मैं सरकार से भी यही उम्मीद करती हूँ कि इन युवाओं को इस गंदगी से ऊपर लाने के लिए इनके जो मतलब हुनर है, जो इनके हौसले हैं, उनको थोड़ी सी एक बोल सकते हैं कि एक थोड़ा-सा उनके लिए हाथ दीजिए, उनको उड़ने के लिए एक बार फ्रीडम दीजिए। मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे अभी स्पोर्ट्स में कोई बंदा आना चाहता है, कोई लड़की आना चाहती है, उनको आप एप्रिशिएट कीजिए। वहाँ के लोकल लोगों से भी बोलना चाहूँगी, अगर आपके गाँव की कोई लड़की है और वो अच्छा खेलती है, तो आप पीछे मत कीजिए उसे, उसे आगे पुश कीजिए, ताकि वो वहाँ से आए। लड़का है, उसे उसकी उस चीज़ को समझिए, जो उसका टैलेंट है उसके अंदर का, उस बात को समझिए और उसका साथ दीजिए। ये सब सरकार का ही काम नहीं है, ये हम सब लोगों का काम है। सरकार तो करेगी तब जब हम उनको पुश करेंगे, तब जब हम आवाज़ उठाएँगे तभी तो सरकार तक पहुँचेगी। सरकार को एक बंदा आगे बैठा कुर्सी पे, उसे क्या पता कहाँ क्या हो रहा है? इतना बड़ा हमारा देश। तो ये हम सब लोगों का फ़र्ज़ है कि हम सब लोग एक-दूसरे को सपोर्ट करें और एक-दूसरे को आगे लेके आएँ। और पेरेंट्स का रोल ये है कि अपने बच्चों के साथ जितना हो सके उनके साथ बातें करें, उनको समझें कि वो किस दौर से गुज़र रहे हैं, उनकी फीलिंग्स को समझें। और मुझे लगता है कि एक फ्रेंडली ज़ोन होता है ना, उसे अपने घर में ही बिल्डअप कीजिए। क्योंकि मैं मुझे खुद पर्सनली पता है, मेरे पास बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है, बहुत सारे। लेकिन मुझे लगता है कि मैं अकेली बाहर रहती हूँ, अभी मैं अकेली रह रही हूँ, अकेली दिल्ली में रही। लेकिन कभी भी मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे पेरेंट्स पे विश्वास है और उनको मुझ पे विश्वास है। तो मैं उनसे बिना पूछे कोई काम नहीं करूँगी। तो ये रिलेशन बहुत ज़रूरी होना चाहिए एक-दूसरे में। मुझे लगता है इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। नहीं, आपने बहुत सही बात कही और ये बहुत ज़रूरी है। सरकारें भी हमारे द्वारा ही चुनी जाती है और यदि हम ही अपने में कुछ इम्प्रूवमेंट लाएँगे तो सरकार तो खुद ब खुद सफल हो ही जाएगी। अगर हम लोगों का साथ देना शुरू कर देंगे, तो हम सभी के साथ से सरकार बनती है, तो हम सभी के साथ से समाज भी अच्छा बन सकता है। आपकी बहुत अच्छी बात ये है और बलजीत जी, हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपकी बातें सुनकर तो और भी ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है। मुझे लग रहा है कि आप हिमाचल की शान सही तरीके में हम आज के ज़माने में जैसे बहुत देखा जाता है कि लड़का-लड़की में अभी भी कहीं न कहीं भेद देखा जाता है। ज़्यादातर कम हो गया है पर फिर भी कहीं न कहीं ये भेद है। पर आप जैसी प्रतिभाएँ यदि सामने आती रहेगी तो मुझे लगता है कि एक दिन ये भेद भी खत्म हो जाएगा और ये जो एक लोगों के दिमाग पे रहती है, गलतफ़हमी रहती है कि लड़कियाँ बहुत नाज़ुक होती है, बहुत कमज़ोर होती है, वो मानसिकता भी उनकी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी जब आप जैसी स्ट्रॉन्ग टैलेंटेड और कह सकते हैं कि अपने आप को पैशनेट एक तरह से पूरी तरह से पैशनेट लड़की जब हमारे समाज से निकलेगी तो डेफ़िनिटली आप बहुत सारों के प्रेरणा स्रोत हैं। बलजीत जी, आपका बिल्कुल मैम। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ, आप हमारे आज के कार्यक्रम में आए। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा हमें। थैंक यू मैम, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड मैं लड़कियों को एक बात बोलना चाहूँगी लास्ट में, ये जी, खुद मुकाम हासिल किया है तुमने खुद को नाजुक बनाने का। तोड़ दो इन जालों को, कुछ नहीं रखा है। निकलो घर से बाहर, उड़ जाओ आसमान में, बस इतना ही मैंने कहा है। धन्यवाद। बहुत सुंदर पंक्तियाँ और मुझे उम्मीद है कि जितने भी दर्शक हमें देख रहे होंगे, उन्हें भी आपकी पंक्तियाँ ज़रूर पसंद आई होगी और आपसे आपकी बातचीत सुनकर उन्हें भी ज़रूर प्रेरणा मिली होगी। तो आप जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, मैं आप सभी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप आज के कार्यक्रम में हमसे जुड़े और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको बलजीत जी की जो मेन स्टोरी है जानकर कैसा लगा, उनका संघर्ष कैसा लगा और वो खुद कैसी लगी, उनकी सोच कैसी लगी और यदि आपको हमारा आज का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा, तो हमें मैसेज करके ज़रूर बताएँ कि आप अगला चेहरा किसका हमारे पेज पे देखना चाहते हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि हम उस चेहरे को आपके सामने ज़रूर लेकर आएँगे और इसी के साथ ही आप सभी से कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति चाहती हूँ। नमस्कार।